नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात बताता हूं। और भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एग्जिट पोल की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए। कल से लेकर आज तक आपने इनके तमाम आंकड़े देखे। किसी एग्जिट पोल में किसी राज्य में किसी पार्टी को जीत मिल गई, तो किसी एग्जिट पोल में उसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी को हारता हुआ बता दिया गया। मतलब तमाम तरह के आंकड़े, तमाम तरह के दावे और तमाम तरह की बातें। असल में अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग तरह की इतनी तस्वीरें बना दी कि सब कंफ्यूजन में डूब गए। आज मैं यही कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। आपको बताते हैं कि हिंदी पट्टी के किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है और वहां मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान से। देखिए, पहले तो यह समझिए कि राजस्थान में चुनावी नतीजों को लेकर कंफ्यूजन क्यों हुआ। वजह है अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े। किसी ने कांग्रेस की सरकार बरकरार रखी, तो दूसरे ने सत्ता में बीजेपी की वापसी का ऐलान कर दिया। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्ता की चाबी अन्य के हाथ में थमा दी। इसे ठीक से समझने के लिए अलग अलग एग्जिट पोल का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए इस आंकड़े को गौर से। राजस्थान में 200 सीट है, लेकिन इस बार एक उम्मीदवार के निधन के चलते 199 सीट पर वोट डाले गए। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 100 बनता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में 104 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस कुर्सी के बेहद करीब है, लेकिन चाबी अन्य के हाथ में है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी 118 सीट के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। न्यूज 24 ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें 101 सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। टीवी 9 के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 105 सीट जीतेगी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में 96 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता के करीब तो है, लेकिन असल में चाबी अन्य के हाथ में है। जबकि रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी 122 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यह तो एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात हुई। मतलब यह कि लोग टकटकी लगाए रहे, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है यह समझ में नहीं आ रहा। एग्जिट पोल के आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर क्यों रहा, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बात, जो राजस्थान में अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं। 28 सीट में से 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 जो दिसंबर है वो उसका फैसला आपके सामने आएगा। तो ये सारे जितने भी सर्वे कह रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई जगह तो नतीजों को लेकर आम लोगों की तरह पार्टियों के नेता भी कंफ्यूज नजर आए। इसकी 2 वजह है। पहली वजह बागी और दूसरी वजह है वो सीटें जहां मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। मतलब वोट के मामूली अंतर के हार जीत हो सकती है। पहले इन्हीं सीटों की बात कर लेते हैं, उससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि राजस्थान में 46 सीट पर कांटे की टक्कर है। इन सीटों पर अगर कांग्रेस जीती तो उसका आंकड़ा 91 से 101 के बीच पहुंच सकता है, यानी बहुमत मिल सकता है। लेकिन नतीजा उलट हुआ तो बीजेपी की सीटों की गिनती 130 से 140 तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा दिलचस्प है। मतलब एग्जिट पोल में बीजेपी को जो बहुमत दिखाई दे रहा है वो प्रचंड बहुमत में बदल सकता है अगर ऐसा होता है। सवाल यह है कि राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। जब कांटे की टक्कर होती है तो अपर हैंड किसे मिलता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों पक्षों के जो मतदाता हैं वो भारी संख्या में उभर के आते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि ऐसा ना हो कि हमारे प्रत्याशी जो है, हमारे उनके जो प्रिय प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी पे उनकी आस्था है, उसका जो उम्मीदवार है वो
मतदाताओं के न पहुंचने के कारण ना है कि ऐसा न हार जाए। ऐसी स्थिति में जो मतदान का जो प्रतिशत वो करीब करीब 80, 82, 84, 86% पहुँच जाता है। और उस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा उम्मीदवार निकलने वाला है। कांटे की टक्कर वाली सीट कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन बढ़त अगर बीजेपी को मिलती है तो इसके साथ मुख्यमंत्री का सवाल भी जुड़ा है। सवाल ये कि ऐसी स्थिति में बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर पेश नहीं किया है। कुछ चेहरे हैं जिनकी चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। वसुंधरा राजे 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं और धौलपुर राजघराने की बहू हैं। दिया कुमारी जो सांसद हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है। बताते हैं कि टिकट बंटवारे में भी उनकी खूब चली थी। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया हैं। वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के करीब हैं और पार्टी लीडरशिप से भी उनकी अच्छी निभती है। ये कुछ चेहरे हैं, यानी चेहरे तमाम हैं, लेकिन राजस्थान में अगर किसी नेता की चर्चा सबसे ज्यादा रही तो वो वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, ये समझने के लिए मैंने दिल्ली और जयपुर में पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात की। उनमें से किसी ने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि जीत मिलने पर वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक बात साफ हो गई कि वसुंधरा राजे का दबदबा अभी भी बना हुआ है। पार्टी के लिए उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। इसकी वजह क्या है, जरा इसको देखिए। राजस्थान में बीजेपी के 30 से ज्यादा बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन नेताओं की है जो वसुंधरा के करीबी थे और अपने बूते जीत सकते हैं। मुझे यह भी बताया गया कि जीतने के बाद ये बागी वसुंधरा के नाम पर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये तो रहे वसुंधरा को सीएम बनाने के फायदे, लेकिन सीएम न बनाना बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वसुंधरा ने अपने जिन समर्थकों को टिकट दिलवाया था उनमें से करीब 30 जीत सकते हैं। ये ऐसे हैं जो वसुंधरा को सीएम न बनाने पर पार्टी से नाराज हो सकते हैं। अब नाराजगी किस स्थिति में आती है ये देखना होगा। और जिस राज्य में संभावनाएं कांटों की टक्कर वाली सीटों के आसपास तलाशी जा रही हो, वहां कोई भी पार्टी इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। वैसे राजस्थान के एग्जिट पोल से 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहली यह कि किसी भी पार्टी की हार जीत में सबसे बड़ी भूमिका कांटे की टक्कर वाली सीटों की रहने वाली है, और दूसरी बात यह कि राजस्थान में अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजों में बड़े अंतर की वजह भी यही कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं। बहरहाल अब राजस्थान से आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यानी हिंदुस्तान के दिल की। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर दिलचस्प है। एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरह राजस्थान के हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के भी हैं, यानी सस्पेंस यहां भी बढ़ा हुआ है। आमतौर पर एग्जिट पोल नतीजों से पहले ही तस्वीर साफ हो जाया करती थी, लेकिन इस बार यह तस्वीर और धुंधली हो गई। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, यहां हार जीत के बड़े मायने हैं, इसलिए सबकी टेंशन बढ़ी हुई है। सबसे पहले आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसने इस टेंशन को बढ़ाया है। यह आंकड़ा क्या है, जरा गौर से देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक यहां 125 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। इसी तरह टाइम्स नाउ चैनल पर जो सर्वे चला उसमें 117 सीटों के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। टीवी 9 नव भारत वर्ष का सर्वे भी बताता है कि मध्य प्रदेश में 116 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। इन तीनों सर्वे को देखने के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी होगी, लेकिन बाकी के चैनल्स ने जो आंकड़े दिखाए उसमें खेल पलट गया। रिपब्लिक के सर्वे में बताया गया कि 124 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। इसी तरह इंडिया टुडे के सर्वे में बीजेपी को बंपर सीट मिल रही है। इंडिया टुडे के सर्वे में बीजेपी 230 से 150 का आंकड़ा पार कर रही है। न्यूज 24 पर दिखाया गया सर्वे भी कहता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। इसके अलावा इंडिया टीवी की बात करें तो यहां भी बीजेपी का आंकड़ा 150 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं, यानी खेल फंस गया। किसी के सर्वे में बीजेपी आगे तो किसी के सर्वे में कांग्रेस आगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये खेल क्यों फंसा, वो कौन सी सीटें हैं
जहां सर्वे करने वाली एजेंसियां भी धोखा खा गई, और कौन से वो इलाके हैं जहां के नतीजे इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 में से 62 सीटें, बड़े गौर से इस आंकड़े को देखिए, 62 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। यही वो सीटें हैं जिनमें सर्वे एजेंसियों को भ्रमित कर दिया। आंकड़ों को देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी साफ होगी और पता चल जाएगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। इन 62 सीटों पर हो रही कांटे की टक्कर का फैसला अगर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चला गया तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 62 सीटें अगर बीजेपी के खिलाफ गई तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 72 के बीच सिमट सकती है और कांग्रेस 153 से 165 के आंकड़े तक पहुंच सकती है। यानी सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार अगर यह स्थिति बनती है, यह सिनेरियो बनता है। अब आपको बताते हैं कि कुछ सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़ा हुआ क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह भी यही कांटे की टक्कर वाली सीट है जहां पेंच फंसा हुआ है। ये सभी 62 सीट अगर बीजेपी के पक्ष में चली गई, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार यहां हार गए तो स्थिति कैसी बनेगी, ये अब मैं आपको बताता हूं। इसको भी देखिए आंकड़ों के जरिए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी, उसे 117 से 129 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 98 से 108 पर सिमट जाएगी। पिक्चर साफ है। यही वो सीटें हैं जिसके आधार पर कुछ सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, यानी कि पेंच कांटे की टक्कर वाली सीटों पर फंसा हुआ है। असली खेल यहीं से शुरू हुआ। बीजेपी ने शुरुआत से ही उन सीटों पर काफी जोर लगाया जहां मुकाबला या तो इस बार कांटे का था या फिर पहले से कांटे का रहता आया है। जब 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी फाइट बिल्कुल टाइट थी, यानी कड़ा मुकाबला था। दोनों पार्टियों के वोट शेयर के बीच आधे फीसद से भी कम का फासला था। यही सब देखते हुए बीजेपी ने कांटे की टक्कर वाली सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया उसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की 46 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से कम था। कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था, तो कुछ सीटों पर 2000 वोट से भी कम। और इन 46 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में कांटे की टक्कर वाली सिर्फ 20 सीटें गई थी और अन्य ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसा भी नहीं है कि कांटे की टक्कर वाली सभी सीटें किसी एक पार्टी को ही मिल जाएंगी। इसमें बंटवारा जरूर होगा, यह तय है, लेकिन बंटवारे का पैमाना क्या होगा वो बेहद अहम हो जाता है। वो भी परसेंटेज होगा, बहुत ज़्यादा गैप होगा नहीं। इसलिए नतीजों का जो अनुमान है, मध्य प्रदेश चूँकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, इसलिए बहुत बड़ा गैप दोनों राजनीतिक दलों के बीच नहीं होता है। और जब गैप बढ़ता है तो हमने देखा कि 2013 का जो नतीजा था वो कांग्रेस के खिलाफ था, 2008 का जो नतीजा था वो कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस जब बैटर करती है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पोजीशनिंग करती है अपनी, तो उसमें बिल्कुल आधा 1% का फ़र्क होता है, जो हमने देखा भी। जैसे पिछली बार कही था, जो बीजेपी कहती है कि उनको वोट ज़्यादा मिला लेकिन सीटें कम मिली, तो उसका कारण ये है कि वहाँ जो सीटें थी, एक कांग्रेस का कैंडिडेट था वो था नहीं वहाँ एक सीट पर, तो उसका भी फर्क उसमें पड़ा था। अब देखिए, जिस सीट पर कांटे की टक्कर होती है वहां 2 वजह आम होती है। या तो यहां कोई तीसरी पार्टी मजबूत होती है या फिर कोई बागी अपनी ही पुरानी पार्टी का खेल खराब करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह फैक्टर इन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर कितना भारी पड़ सकता है, यह भी आपको बता देता हूं। इसको समझिए। 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा गौर से इस आंकड़े को देखिए तो 6 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागी अपना ही खेल बनाने और दूसरों का खेल बिगाड़ने के मकसद से मैदान में उतरे थे। कांटे का मुकाबला तो है इसमें, जो एक 2020 का नतीजा हमारे पास है, एक 2018 का नतीजा है। तो 2018 में भाजपा की सरकार चली गई थी, 2020 में जो दल बदल हुआ उसमें सरकार आ गई थी। इन दोनों नतीजों को भी यदि देखेंगे, भाजपा ने जब दल बदल से सरकार बनाई तो बहुत बड़ा गैप नहीं आया ना, जो उपचुनाव जितने हुए उतना ही रहा। तो अब देखना ये कि 20 के जो नतीजे हैं उससे किधर कांग्रेस जाती है और किधर भाजपा जाती है। तो क्योंकि भाजपा यदि
18 की स्थिति में आई तो फिर सरकार नहीं बना पाएगी, और कांग्रेस यदि 18 की स्थिति में आती है तो सरकार बना लेगी। जब तक फाइनल तस्वीर नहीं आ जाती, हर जगह अगर मगर वाली स्थिति बनी रहेगी और ऐसी बातें सुनाई देगी। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों में दो बातों का असर जरूर दिखेगा। पहला, कांटे की टक्कर वाली वो 62 सीटें जहां पेंच फंसा हुआ है, और दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जिन्होंने अपना खेल बनाने से ज्यादा अपनी ही पुरानी पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन उनकी ये कोशिश कितना असर दिखाएगी, ये 3 दिसंबर को यानी काउंटिंग डे पर तय होगा। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का और दिखाएंगे क्या है वहां की असली चुनावी तस्वीर, क्योंकि यह तस्वीर भी बेहद रोचक है। देखिए, हिंदी पट्टी के तीसरे चुनावी राज्य की अगर बात करें, जहां के सभी एग्जिट पोल लगभग एक जैसी हवा दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मामला फंसने के बाद यहां भी अंदर खाने पेच की स्थिति दिख रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वोटरों का मिजाज मध्य प्रदेश के वोटर जैसा ही दिखता है। यहां बहुत जल्दी सत्ता नहीं बदलती। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय तक शासन किया, उसी तरह रमन सिंह 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, और 2018 में एक साथ दोनों ही राज्यों की जनता ने सरकार से नाराजगी जाहिर कर दी। यानी पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी हवा एक ही दिशा में बहती आई है। अब सवाल पर आते हैं, क्या मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला नतीजा आएगा, या फिर तस्वीर अभी से साफ है? पहले आपको तमाम चैनल्स पर दिखाया गया एग्जिट पोल एक बार फिर मैं दिखाता हूं छत्तीसगढ़ का। गौर से देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। एबीपी न्यूज के और सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें कांटे की टक्कर है। हालांकि कांग्रेस को बढ़त है साफ तौर पर, लेकिन न्यूज 24 का सर्वे बताता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी बहुमत से आ रही है। इसी तरह इंडिया टीवी के सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट दिखाई जा रही है, और जब आप रिपब्लिक का सर्वे देखेंगे तो कांग्रेस की सीटें बहुमत से थोड़ी सी ज्यादा नजर आएंगी। इसी तरह टाइम्स नाउ के सर्वे में बहुमत से एक कदम आते हैं, तो टीवी 9 के सर्वे में कांग्रेस बहुमत से एक कदम पीछे है। इंडिया टीवी का सर्वे भी बताता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, तो लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपा रही है। यह एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात है, यानी पूरे दावे के साथ यह कह देना कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, यह भी जल्दबाजी हो सकता है। जिस तरह मैंने अभी आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर वाली सीटें दिखाई, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो सरकार बनाने में अहम साबित होंगी। छत्तीसगढ़ में ऐसी सीटों की संख्या 28 है। अगर इन पर कांग्रेस जीतती है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। तब कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों का आंकड़ा 56 से 62 तक जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, नेता और नतीजे कभी भी पलट सकते हैं। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर बीजेपी की भी पूरी नजर है। इन सीटों पर बीजेपी ने खूब दांव चला था, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई, और अगर इन सीटों का फैसला कांग्रेस के खिलाफ गया और बीजेपी अगर जीत गई तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों की पूरी पिक्चर बदल जाएगी। आंकड़ों के जरिए जरा इसको भी समझिए। कांटे की टक्कर वाली 28 सीटों पर अगर बीजेपी बढ़त बनाती है तो एग्जिट पोल में मुकाबला कांटे का दिख रहा है, वो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ चला जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी को 54 से 60 सीट मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस 29 से 35 सीटों तक सिमट सकती है। यह स्थिति बन सकती है। 2018 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बंपर बहुमत मिला था। तब कई समीकरण कांग्रेस के पक्ष में गए थे। इन्हीं समीकरणों के आधार पर भूपेश बघेल ने 67 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन कुछ पॉइंट है जो पिछले चुनाव में भी चर्चा में रहे थे और इस बार भी चर्चा में है। ये पॉइंट है कांटे की टक्कर वाली वो सीटें जहां पिछली बार हार जीत का अंतर काफी कम रहा था। 2018 में छत्तीसगढ़ की 15 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से कम था। किसी पर हार जीत 1000 से भी कम वोट के अंतर से हुई, तो कुछ पर 2000 से कम के अंतर से। बड़ी बात तो यह कि ऐसी सीटों को जीतने में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले काफी आगे थी। कांटे की टक्कर वाली 15 सीटों में 7 पर कांग्रेस को जीत मिली तो 4 पर बीजेपी का कमल खिला, और 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी को इन्हीं सीटों से बहुमत ज्यादा उम्मीद है कि बहुमत बीजेपी को मिले। ये उम्मीद बीजेपी जाहिर कर रही है। बड़ा मुकाबले की वजह वो यही है कि
ये थर्ड फ्रंट के लोग आके उन्होंने भी फाइट की है और कड़ी फाइट दी है। कई बार ऐसी फाइट रहती है कि थर्ड फ्रंट जीत के आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में वोट शेयर जो है वो 82-83% के आसपास जो है दोनों बड़े दल के लिए है, और 16-17% इंक्लूडिंग नोटा जो है वो थर्ड फ्रंट को जाता है। तो जो कांटे की टक्कर जब भी हो तो थर्ड फ्रंट वहाँ होगा, निर्दलीय वहाँ होगा, इस वजह से कांटे की टक्कर हुई है। छत्तीसगढ़ के किए गए अधिकतर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी कई ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां तीसरी पार्टी का असर दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ बात इतनी भर नहीं है, इस बार नजर उन सीटों पर भी है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बागी नेता चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी को ऐसी 6 सीटों से उम्मीद है जहां कांग्रेस के बड़े बागी नेता चुनावी मैदान में थे। अगर इन्होंने अपना बड़ा असर दिखाया होगा तो ये 6 सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। हालांकि 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी के बागी उसका खेल खराब कर सकते हैं। यानी कांटे की टक्कर वाली ये सीटें भी नतीजों में अहम भूमिका निभाएंगी और निभा सकती हैं। इस पे जो है 28 सीटों में कांटे की टक्कर है। तो पूर्व के अनुमान, पूर्व की सांख्यिकी अगर देखें, पूर्व के तीनों चुनाव को आप आकलन करें तो लगता है कि ये इस पे भाजपा के परसेंटेज ज्यादा करेंगे, कि विनिंग परसेंटेज भाजपा के ज्यादा रहते हैं। वो आप कहें तो 28 सीट में से अगर आप परसेंटेज वाइज निकालें तो लगभग 19 सीट ऐसी निकलेंगी जो भाजपा के फेवर में जा सकती है। देखिए, हकीकत यह है कि सियासत में संभावनाएं आखिर तक बनी रहती हैं। जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक कयासबाजी ही छाई रहती है, और एग्जिट पोल ने इस बार कयासबाजी का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल से जो बात मैंने समझी तो बिल्कुल सीधी है। हर राज्य में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सटीक अनुमान कोई नहीं बता सकता, और सही सीटें तय करेंगी, यही सीटें तय करेंगी कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आने के बाद देश में 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल, किसका एग्जिट पोल सही होगा, और दूसरा सवाल, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। पहले सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन जो दूसरा सवाल है उसका जवाब पिछले कुछ चुनाव से मिलता आया है। हम बात करते हैं हिंदी पट्टी के राज्यों की, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां जरा गौर से इस आंकड़े को देखिए। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने तीनों राज्यों में जीत दर्ज की थी, और उसके बाद 1 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को तीनों ही राज्यों में बंपर सीटें मिली थी। 2014 में छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, और राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिला। इसी तरह जब 2018 में इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तब खेल पलट गया। तीनों ही राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए और इनमें कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन तब हालात नहीं बदले। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वहां भी बीजेपी को बंपर बढ़त मिली और 29 में से 28 सीट पर कमल खिला। यही हाल राजस्थान का भी रहा। 2018 में सरकार बनने के बावजूद 2019 में कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई और बीजेपी ने 25 में से 24 सीट यहां पर भी जीत ली थी राजस्थान में। दो 2018 और 2019 के चुनाव नतीजों का फर्क, यानी विधानसभा चुनावों के नतीजे और लोकसभा चुनावों के नतीजे अलग अलग रहे। उसकी वजह यह है कि लोकसभा के चुनाव उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और वो पूरा इलेक्शन फोकस था कि नरेंद्र मोदी को आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। जबकि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए वो लोकल इश्यूज पर थे और वहाँ अशोक गहलोत थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे। तो वो लगातार, रमन सिंह उस समय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उनके कामकाज को लेकर चुनाव था और नरेंद्र मोदी फैक्टर उसमें बड़े असर के तौर पे नहीं दिखाई दे रहा था। यानी सीधी बात यह है कि मोदी के चेहरे के आगे विधानसभा चुनाव के नतीजे फीके पड़ जाते हैं। पिछले 2 चुनावों को देखें तो कम से कम यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, ये तो बात जरूर है कि इन राज्यों में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही होता है। जैसे विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तीसरी पार्टी का जो असर दिखता है वो लोकसभा चुनाव में गायब हो जाता है।
यानी कांग्रेस इन राज्यों में अगर बेहतर कर भी लेती है तो उसकी असली परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है चुनावी राज्यों की मतगणना को लेकर। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, बड़ी खबर इस वक्त की, 3 दिसंबर को मिजोरम में मतगणना नहीं होगी। 4 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे आएंगे, यानी 3 दिसंबर को सिर्फ 4 चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर को ईसाई समुदाय का त्योहार है, इसी के मद्देनजर मतगणना की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। मिजोरम में 87% ईसाई आबादी है और पिछले लंबे अरसे से, पिछले कुछ दिनों से ये तमाम लोग ये मांग कर रहे थे कि मतगणना की तारीख को बढ़ा दिया जाए और ये बड़ा फैसला 3 दिसंबर को मिजोरम में मतगणना नहीं होगी। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, यानी 3 दिसंबर को 4 चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे और मणिपुर के, मिजोरम के जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को आएंगे। जी बिल्कुल रोहित, पहले जो है जब 9 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान किया गया था उस दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया था कि 5 चुनावी राज्यों के जो मतगणना होगी वो एक साथ होगी। लेकिन इस बीच में मिजोरम से जुड़े हुए कई समाज के अलग अलग तबकों की तरफ से ये मांग की गई कि 3 दिसंबर को ये मतगणना नहीं होनी चाहिए। रविवार का दिन जो 3 दिसंबर है वो एक पावन दिन है और वहां पर जो है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ईसाई समुदाय के लिए एक बड़ा दिन है, लिहाजा उसी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने कई तरह के प्रतिनिधि मंडल आए थे और उन्होंने अपनी ये मांग रखी थी, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। और इसका मतलब साफ है कि मिजोरम के जो चुनावी नतीजे हैं वो रविवार को ना करके, यानी 3 दिसंबर को ना करके 4 दिसंबर दिन सोमवार को आएंगे। बात करते हैं ओवैसी की। क्या भाईजान की मुट्ठी से मुसलमान छूमंतर, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला। CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। मेरे ऊपर ED, CBI जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ED, ना CBI, ना इनकम टैक्स। हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। होगा मेरे भाई, 4 मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गुंडा बनाने वाले क्या IT टावर नहीं बना सकते? तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? हैदराबाद का मुसलमान पूरी की पूरी तरीके से, बड़े तरीके से माना जाता रहा है कि वो BRS और AIM के साथ में रहा है। बाकी जगह जो मुस्लिम वोट था और अन्य पूरे राज्य में वो BRS के साथ नहीं गया, क्योंकि वहाँ उसको कांग्रेस ज़्यादा मजबूत लगी और उसने वहाँ BRS को वोट नहीं दे करके कांग्रेस को वोट दिया। देखिए, कल ABP न्यूज ने आपको 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे। मध्य प्रदेश के नतीजों में कंफ्यूजन दिख रहा है तो कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस क्लियर कट विनर की स्थिति में उभर रही है। उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का रण जीतने का मतलब होगा मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाना, वो भी तब कांग्रेस के खिलाफ मैदान में ओवैसी और मौजूदा CM KCR है। KCR और ओवैसी एक साथ थे ताकि मुस्लिम वोट ना छिटके, लेकिन मुस्लिम वोट छिटक कर कांग्रेस की झोली में आता दिख रहा है अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं। तो एग्जिट पोल के ये आंकड़े पूछ रहे हैं कि क्या भाईजान ओवैसी की मुट्ठी से मुसलमान छूमंतर हो गए हैं। ये बोलता कि असदुद्दीन को हैदराबाद पे निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या मेरा बात भी मेरे को नहीं, ये हैदराबाद हमारा है।
बात हैदराबाद की होती है तो MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही आक्रामक अंदाज में हुंकार भरते हुए सुनाई पड़ते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। इसे ओवैसी की ठसक कह लीजिए या फिर हैदराबाद को अपना गढ़ बना लेने का गुमान मान लीजिए। ओवैसी जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोटर उनसे छिटक कर किसी और के पास नहीं जाएगा। ओवैसी खुद को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो। यही वजह है कि तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की AIMIM ने फ्रेंडली फाइट की है। कभी केसीआर और ओवैसी के रास्ते अलग थे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर ये जानते थे कि ओवैसी का असर न केवल हैदराबाद में है बल्कि तेलंगाना के बाकी मुस्लिम इलाकों में भी है। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ केसीआर और ओवैसी मिलकर खेले ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो सके और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न जा सके। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस 49 से 65 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, जबकि केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 से 9 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आते हैं तेलंगाना में, जो एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे थी अगर हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करें, और वहां से उसको एक भारी उछाल मिलती हुई नज़र आ रही है। रिजल्ट के परिणाम के दिन ये बात साबित होगा और वहाँ पर ओवैसी उसका शिकार होते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम मतदाता जो है वो 70% या उससे ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो बीआरएस का तो सुपड़ा साफ होगा ही होगा, उससे ओवैसी को भी बड़ा नुकसान होगा, MIM को बड़ा नुकसान होगा। अब तेलंगाना में एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण शुरू हुआ तो मोटी बात निकलकर सामने आ गई, वो ये कि ओवैसी अपनी मौजूदा सीटों को तो बचाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के तेलंगाना में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में जाता दिख रहा है और कांग्रेस बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाकई तेलंगाना में कांग्रेस ऑप्शन से ज्यादा कंपल्शन यानी कि जरूरी और जरूरत है? ओवैसी केसीआर को प्यार से मामू बोलते हैं और उनकी पार्टी बीआरएस को फ्रेंडली पार्टी, और इस दोस्ती की मानगी ये कि जहां MIM हैदराबाद की सियासत पर फोकस करती है, वहीं बीआरएस इनकी बदौलत करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराती है। आपका तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 5 to 9 हम टोटल 9 सीट पे तो लड़े हैं तेलंगाना के अंदर इस मरतबा, हमारे 7 सिटिंग MLA, और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से कल पोलिंग हुआ है और जो हमको वहां से फीडबैक्स मिला है उस हिसाब से हम आराम से 7 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और जो 2 सीटें उसके ऊपर टफ कंपटीशन है, लेकिन वहां भी हमको यकीन है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि वहां पर काम किया है।
लेकिन हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। इस बात का मतलब क्या है और बीआरएस के लिए ओवैसी कितनी अहमियत रखते हैं, उसे इस बात से समझिए कि अकेले हैदराबाद में करीब 17,30,000 की मुस्लिम आबादी है, जो पूरे राज्य की मुस्लिम आबादी का करीब 40% है। हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। सत्ताधारी बीआरएस को उम्मीद थी कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसे मिलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों में तो पिक्चर पलटी हुई दिखाई दे रही है। इतनी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, सुनिए, तेलंगाना में आंखों देखी बात बता रहा हूं सर, कितनी जगहों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की पूरी तरह कोशिश करी है। कितनी जगहों पर वहां पर ये लोगों ने किया। ये दोनों एक दूसरे एक ही सिक्के के दो पहलू है। वहां पर ये चाहते नहीं है कि मजलिस आगे बढ़े, इनका एक ही चीज है कि हमारे को किसी भी तरह दबा के रखे, मगर जनता जनार्दन है सर। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में करीब 45 लाख की मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 13% है। ये मुस्लिम वोटर राज्य की 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखते हैं और इसीलिए पूरे चुनाव में मुस्लिम वोटर को अपने अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर राजनीतिक युद्ध चलता रहा। आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है, एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में क्लियर कट सरकार बनाती दिख रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। कांग्रेस की दलील है कि उन्होंने बार बार जनता को ये बात समझाने की कोशिश की कि ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, और जनता ये बात समझ गई। हमने सभाओं में ये कोशिश की कि हम इस रिश्ते को देश के सामने रख सकें। हमने हैदराबाद के लोगों से ये बात कही कि जहां दारुस्सलाम मौजूद है, उस विधानसभा जिसका नाम गोशा महल है, वहां चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजस्थान की हवा महल में जाके चुनाव लड़ेंगे। तो हमने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा और ये कहा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, और मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। और जो ठेकेदारी थी, 8 सीट आप ले लो, बाकी के पूरे तेलंगाना के अकलियत के वोट बीआरएस की झोली में डाल दो, वो मिथक हम तोड़ने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। इनका जो समर्थक है ऐसे क्रूशल टाइम में, जब इन्होंने अपने सारे दामन फैला दिए, बहुत मुश्किल नामपल्ली एक विधानसभा है जहां सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक पैदल दौरे, सभाएं। जिस दिन मेरी सभा थी, मेरी सभा को घेर के 3 सभाएं आसपास रखी गई, फिर भी जनता नहीं आ रही है, न सभाओं में आ रही है, न वोट देने आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो ऊब चुकी है, अब उसे भरोसा नहीं रह गया। ये बात सच है कि ओवैसी के प्रभाव वाले इलाकों में वोटिंग कम हुई है। बहादुरपुरा में 39.11% मतदान हुआ, चार मीनार में 34% मतदान हुआ, मलकपेट में 41% वोटिंग हुई, नामपल्ली में 32% वोट पड़े, जबकि याकुटपुरा में सिर्फ 27% वोट ही डाले गए। याकुटपुरा ओवैसी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, लेकिन 27% वोटिंग होने के मायने क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। याकुटपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 3,27,000 वोट है। 3,27,000 में शाम 5 बजे तक 27% पोलिंग खाली, यानी 80,000, 75,000 लोग अगर बाहर निकले हैं
तो इसकी एक वजह सिर्फ 75,000 लोग, बाकी के 2.5 लाख लोग याकूतपुरे के बाहर निकलने से क्यों परहेज करें, यह सबसे बड़ी वजह है और ये वजह हमको समझने की ज़रूरत है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन का मसला आया जब केसीआर ने झूठा वादा किया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मरतबा भी पिछले 9 साल के दौरान एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सवाल केसीआर से नहीं किया कि बताओ आपने मुसलमानों को ज़बान दी थी, आपने मुसलमानों को यकीन दिलाया था, आपने मुसलमानों को वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। आज MIM मिल्ली मसाइल से बहुत दूर हो गई है, तो यही बात है कि पुराने शहर के मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ जाती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ओवैसी को बीजेपी की टीम बी बताने वाला नारा काम कर गया है? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ TRS से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी TRS, बीजेपी और MIM के खिलाफ लड़ रही है। ED, CBI, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट भी कांग्रेस के इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं कि तेलंगाना में जनता को ऐसा महसूस हुआ कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं। मेरे को लगता है ऐसा ही खिसक रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो आपको जानने वाली बात है, हैदराबाद में 40% मुस्लिम है। भारत के कोई भी शहर में नहीं है ऐसा बड़ा मेट्रो सिटी में, परंतु 40% मुसलमान है। तो शुरू में मुसलमान सब देते थे ओवैसी को वोट, पढ़े लिखे मुसलमान भी देते थे। उसका दूसरा कारण है, वो बोलते उसके भी कारण मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। परंतु इस बार ओवैसी की जो इमेज है गिर गई है, क्योंकि लोग समझते हैं वो बीजेपी के साथ मिल गया है। तो मुसलमान लोग वो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको ना वोट देंगे, तो इसलिए खिसक गए हैं। पर खिसक गए हैं लगता है मेरे को। लेकिन जब ओवैसी के पास से मुसलमान वोटरों के खिसकने पर बीजेपी से सवाल होता है तो वो तो ओवैसी को ही खारिज कर देती है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार है कहाँ? कहीं कहीं कभी कभी उनको कुछ वोट मिल जाते हैं, तो जिसका जनाधार है ही नहीं वो खिसक कर भी कहाँ जाएगा? बीजेपी और ओवैसी दोनों एक दूसरे को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताते हैं, लेकिन ओवैसी की ही AIMIM पार्टी के पूर्व नेता बता रहे हैं कि आखिर क्यों तेलंगाना में मुसलमानों ने ओवैसी और CM केसीआर के खेमे से परहेज किया है। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम संगठनों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ओवैसी के सपनों को चोट पहुंचाते हुए चुनाव से सिर्फ 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी तेलंगाना ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे 69 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अपने चुनावी अभियान में कई वादे किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक कल्याण बजट को 4,000 करोड़ तक बढ़ाने का दावा किया है। मुसलमान नव विवाहितों को 1,60,000 देने का ऐलान किया गया है। एग्जिट पोल के बाद इंतजार है विधानसभा के नतीजों का। 3 दिसंबर को ABP न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देखिए। भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत।